हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि हमारा टॉपिक चल रहा था मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमने देखा भारतीय संविधान के भाग 3 में आता है, जो कि इंक्लूड होता है 12 से 35 तक का। उसमें हमने देखा था कि जो भी सरकार के हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें हमारे हितों का संरक्षण करता है। ठीक है, ये भी हमारे लिए मूलभूत अधिकार है। तो ऐसे ही हमने देखा था कि जो मूल संविधान बना था उसमें टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के थ्रू जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया और उसे अब इंक्लूड किया गया है 300A में। ठीक है, तो अब जो वर्तमान में फंडामेंटल राइट्स हैं वो टोटल 6 हैं, जिसमें से हमने समानता के अधिकार को इससे पहली वीडियो में देख लिया था। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। मेरे सेकंड जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जो कि इंक्लूड होता है आर्टिकल 19 से 22 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 9, आर्टिकल 90, अनुच्छेद 19, आर्टिकल 90। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता के अधिकार को बताता है, जिसमें 6 अधिकारों को शामिल किया गया है। पहला से जो 6 अधिकार है उसमें से जो 19वें का ए है या पहला अधिकार है उसमें बताते हैं वाक और अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो हम बोल रहे हैं, जो हम थॉट एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, ठीक, चाहे हम कोई भी हम प्रेस में कर रहे हैं या पेपर्स में कर रहे हैं, वो उसकी सबकी स्वतंत्रता है। ठीक है, तो जैसे कि प्रेस और पत्रकारिता की स्वतंत्रता है, वो भी हमारी वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी में आता है। ऐसे ही हमारा सूचना का अधिकार है, जो कि 2003 में हमारा फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था। और इसमें पता है कि 2005 में इसे एक्ट बनाया गया, आरटीआई एक्ट बनाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया गया था। ठीक है, 2005 में। तो ऐसी जो भी हम थॉट एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हमारे वर्ड्स हैं, तो वो हमारा वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इनका यूज़ असीमित ढंग से कर सकें, मतलब अनलिमिटेड कर सकें। अगर ये जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, अगर ये किसी दूसरे व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं, या फिर ये जो वर्ड्स हैं जो हमने एक्सप्रेस किए हैं वो देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, तो उसके लिए लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। हर एक जो मौलिक अधिकार है उसमें युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। वो तब तक का वैलिड है जब तक का वो दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन ना करते हो, या वो किसी देश के खिलाफ ना हो, या हमारे संविधान की निष्ठा को या हमारे संविधान की गरिमा को का हनन ना करते हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं 19B में। ये इंक्लूड करता है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार। ठीक है, राइट टू असेंबल पीसफुली। अब शांतिपूर्व सम्मेलन, जैसे कि हम कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक, तो हम असेंबल हो रहे हैं, या फिर कोई भी पंचायत कर रहा है तो वो असेंबल हो रहा है, उन्हें राइट शांतिपूर्वक को सम्मेलन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा शांतिपूर्व आर्टिकल 19B में इंक्लूड होता है। ठीक है, इसमें भी वही कुछ युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, वही कि वो किसी और की व्यक्ति को गरिमा को ठेस ना पहुंचाए, या फिर उसमें कुछ ऐसी असेंबली ना हो जो हमारे देश के खिलाफ हो, या फिर देशद्रोही युक्त कोई उसमें काम ना हो रहा हो। तो तब तक का वैलिड है जब तक का वो मतलब युक्त है, रीजनेबल है। ठीक है, ऐसे ही हम 19C में आते हैं। संघ बनाने या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। जैसे कि हमें पता है हमारे वहाँ अलग अलग पार्टी हैं, यूनियंस हैं, तो उसका अधिकार भी आर्टिकल 19 के C में इंक्लूड होता है। ठीक है, कहीं भी संचरण करने का अधिकार है।
राइट ऑफ मूवमेंट, कहीं भी संचरण करने का, घूमने का अधिकार है। हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हैं, तो उसका अधिकार भी 19D में इंक्लूड होता है। ठीक है, भारत में हम कहीं भी बस रहे हैं, निवास कर रहे हैं, ठीक है, कहीं भी घर बना रहे हैं, रह रहे हैं, तो वो जो हमारा जो अधिकार है वो भी फंडामेंटल राइट में इंक्लूड है, जो कि अनुच्छेद 19 के ई में इंक्लूड है। ठीक है, अब इसमें पहले जो जब तक संपत्ति का अधिकार हटा नहीं था, तो इसमें टोटल 7 अधिकारों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो 19F में संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड कुछ प्रावधान थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के थ्रू हमने देखा कि संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया था, तो इसमें भी 19F को हटाया गया है। तो जैसे ई के बाद डायरेक्ट जी है, तो 19G में ये बताता है कि हम कोई भी व्यापार कर रहे हैं, कारोबार के लिए इधर उधर जा रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो वो उसमें तो वो जो अधिकार है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि अनुच्छेद 19 में आता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये भी तब तक वैलिड है जब तक का युक्तियुक्त है। अगर कोई भी अगर ऐसा व्यवसाय जो हमारी ऐसा व्यवसाय जो हमारे देशद्रोह मतलब देश के खिलाफ है, तो इस तरह से जो भी व्यवसाय हो रहे हैं, तो उस पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो एक तरह से युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जब तक कि ये वैलिड है तब तक का हमारे फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन इससे बढ़कर आगे कुछ कर रहे हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग रही है, तो वो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये असीमित नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 20 में, जो कि बताता है अपराधों के लिए दोस्ती के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है। नंबर 1, जब तक कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि वो ऐसा कार्य करने के समय अपराध के रूप में आरोपित हो। इसका मीनिंग है कि अगर कोई अगर कोई किसी ने कुछ अपराध किया, लेकिन वो हमारे जो लीगल लीगल जो बुक्स होती है, फिर जो भी धाराएं होती है, उनमें वो अपराध नहीं है, तो उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती है, उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है, और भूतलक्षी प्रभाव से कोई भी दंड नहीं दिया जा सकता है। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी का अपराध सिद्ध हो गया है, किसी का अपराध अभी दिसंबर में किसी ने चोरी करी और उसका अपराध था चोरी, तो उसके लिए अगर उसकी सजा थी, मान लिया 3 वर्ष की सजा, उसे जेल हुई, लेकिन जनवरी फरवरी में आते हुए वो जो 3 वर्ष की सजा थी वो नॉर्मल की चोरी चोरी के लिए अब बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को 3 वर्ष के बजाय 5 वर्ष का दंड मिला जाएगा, ऐसा नहीं है। जब उसे दिसंबर में जो लॉ था, चोरी के लिए जो दंड था का प्रावधान था, वो ही उस पर लागू होगा। जनवरी फरवरी में जो अपडेट हुआ है वो उस पे लागू नहीं होगा। तो भूतलक्षी का प्रभाव उस पे कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा, इसका ये भी। ठीक है, तो जो अपराध जिस टाइम हुआ है और उस टाइम जो उसके लिए कानून है, जो उसके लिए सजा है, वही उस पे लागू की जाएगी। आगे फ्यूचर में जो होगा या पास्ट में जो था, उस पे डिपेंड नहीं करता। उस टाइम पे जो भी अपराध के लिए जो भी सजा है, वही उसे दी जाएगी। ठीक है, इसमें दूसरा है, व्यक्ति को अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। इसका मीनिंग है कि एक व्यक्ति ने अगर चोरी की है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम उसे बार बार उसी चोरी के लिए बार बार उसको दंडित किया जाए, ऐसा नहीं है। उसने एक बार अपराध किया है तो उसके लिए जो उसकी सजा होगी वो भी एक ही बार होगी, जो कि आर्टिकल 20 में कहा गया है, अनुच्छेद 20 में कहा गया है। तीसरा है, जबरन गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका मीनिंग है कि किसी भी व्यक्ति है, कोई भी अभियुक्त है, उस व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध या साक्षी होने के लिए जबरदस्ती उसे बाध्य नहीं किया जाएगा।
ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो उसे खुद के खिलाफ ही विटनेस बनाने के लिए जबरदस्ती उस पे कोई भी लीगल कार्रवाई करके या फिर उसे जबरन गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा खुद के खिलाफ। ठीक है, तो आर्टिकल 20 इंक्लूड करता है कोई भी भूतलक्षी प्रभाव से कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी, एक से अधिक बार उसे दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा है जबरन गवाही के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 21 में, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, जो कि है जीने का अधिकार। हम सांस ले रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हम भोजन ले रहे हैं, हम इधर उधर जा रहे हैं, तो वो हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में ही शामिल होता है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से लॉ द्वारा ही हम मतलब उसके उसमें जो भी लॉ द्वारा ही वंचित कर सकते हैं। अगर कोई विधि है, मतलब कि अगर उसने कुछ ऐसा काम किया है जिसके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो सकती है या उसको उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त ना हो, तो सिर्फ उन लॉ के द्वारा ही उसे वंचित किया जा सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो इसमें ये भी इंक्लूड होता है कि एक केस हुआ था के.एस. पुट्टास्वामी का, जिसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया था, जो कि 2019 में हुआ था। ठीक है, तो वो केस था के.एस. पुट्टास्वामी केस 2017। ठीक है, तो निजता के अधिकार का मीनिंग है राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, ऐसे ही एक फेमस केस है एमसी मेहता केस, जो कि 1997 में हुआ था। ये एमसी मेहता जो थे वो पर्यावरणविद थे। ठीक है, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड वो काम करते थे। तो दिल्ली में जो भी प्रदूषण हो रहा था, तो उसके लिए कुछ उपाय किए जाए, तो उसके लिए ही एमसी मेहता और बनाम सरकार में एक केस हुआ था। ठीक है, जिसके बाद ही जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण था या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल था, वो बनाया गया था। ठीक है, तो दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा था, उसके लिए जो हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया था, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बनाया था, वो एमसी मेहता केस के बाद ही बनाया गया था, और इसे भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया गया। ठीक है, ऐसे ही निजता का अधिकार भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है, जो कि आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है, ऐसे ही आर्टिकल 21A बताता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, तो ये शिक्षा के अधिकार को बताता है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, शिक्षा के अधिकार के बारे में हमारा डीपीएसपी में बताया गया है, जो हम आगे आगे की लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो कैपिटल ए है 21A, कैपिटल ए अगर कहीं पे भी कैपिटल ABCD जो भी इंक्लूड होता है वो कैपिटल में है, तो इसका मतलब है कि उन्हें वो मूल संविधान में नहीं थे, उन्हें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और जो स्मॉल में है वो मूल संविधान में पहले से ही इंक्लूड थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 22 की ओर। ये बताता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। ठीक, तो जिसमें की पॉइंट है, 2-3 पॉइंट है। जैसे कि हमें पता है, जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीधे आके उसे हम बोलते हैं ना वारंट जारी करते हैं, तो वो भी एक तरह से इसी में इंक्लूड होता है। तो जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, और जो गिरफ्तार हो रहा है उसे ये अधिकार है कि वो अपने मन के जो वकील है उसे अपॉइंट कर सके। ठीक है, तो ये अधिकार उससे नहीं छीना जा सकता है, तो ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ऐसे ही हम आर्टिकल 22(2) में जाते हैं, तो ये बताता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने पेश करना होगा। ठीक है,
मतलब इसका मीनिंग ये है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो इसके खिलाफ हम बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट डाल सकते हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 32 में इंक्लूडेड है। ठीक है, और इसमें एक निवारक निरोध भी की गतिविधि भी शामिल किया गया है। निवारक निरोध का प्रिवेंशन एक्शन का मतलब है ये है कि अगर कोई अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जो पहले से ही इंक्लूड है किसी देशद्रोही गतिविधि में, या किसी पर शक के बेसिस पे उसे गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, तो उसे गिरफ्तारी का कारण नहीं बताना होगा, बस ये है कि हमें जो फ्यूचर में होने वाला है ऐसी गतिविधि जो देश को या लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उस व्यक्ति को अगर उसको शक के बिना पे उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, उसका ये जरूरी नहीं है कि उसे गिरफ्तारी का कारण बताना पड़े। तो इसे ही निवारक निरोध गतिविधि या फिर प्रिवेंशन एक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो हमने देखा स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 तक का। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड फंडामेंटल राइट में, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो कि इंक्लूड होता है आर्टिकल 23 और 24 में। आर्टिकल 23 ये बोलता है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम से रिलेटेड है। बलात्श्रम का मीनिंग है फोर्स लेबर, जो भी पहले बेगारी होती थी या फिर जो बंधुआ मजदूरी होती थी, बिना पैसे दिए काम करवाना, ये सब, या फिर जो भी फोर्स लेबर है उसके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन लिए जाते हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट में इंक्लूड होता है। ठीक है, और ऐसे ही आर्टिकल 24 बताता है कि कारखानों में जो भी बाल श्रम हो रहा है, चाइल्ड लेबर हो रहा है, उससे उसका प्रतिषेध करता है। इसमें ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के लोगों को बच्चों को कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता, आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में इंक्लूड हुआ है। तो इसीलिए चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया गया 1986। अब आगे बढ़ते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि इंक्लूड होता है आर्टिकल 25 से 28 तक का, जिसमें अनुच्छेद 25 में कहा गया है अंतःकरण की और धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसमें ये किसी भी, जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो देश है वो सारे धर्म को इक्वलिटी प्रदान करता है। ठीक है, अब हमारे देश का कोई धर्म नहीं है और सारे धर्म हमारे देश के लिए इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो भी रिलीजन के हैं सब अपने धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, उसको जो धर्म में है उसका आचरण कर सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं, जैसे सत्संग करना, गुरुद्वारे में भंडारा करना, ये सब। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी को फोर्स करें कि कन्वर्ट होने के लिए, एक धर्म से दूसरे धर्म अपनाने के लिए। अगर वो चाहे तो अपना सकता है, नहीं तो हम फोर्स नहीं कर सकते, वो उसके धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ होगा। ठीक है, ऐसे ही अंतःकरण का मीनिंग है कि अगर कोई व्यक्ति है जो नास्तिक है, तो वो व्यक्ति उसे मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, लेकिन वो फोर्स नहीं कर सकता कि आप भी मानो। ठीक है, ऐसे ही अनुच्छेद 26 ये बताता है धार्मिक कार्यों में के प्रबंधन की स्वतंत्रता बताता है। ठीक है, आर्टिकल 27 बताता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर के संदाय के बारे में। ठीक है, कि ये बोलता है, इसमें ये बोला गया है कि राज्य किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं करेगा कि वो धार्मिक जो काम होता है, जैसे कोई मंदिर बन रहा है, ठीक है, कोई मस्जिद बन रही है, कोई गुरुद्वारा बन रहा है, या फिर इससे रिलेटेड कोई काम है, तो उसके लिए टैक्स पे करे। ठीक है, कोई देना चाहता है, ठीक है, वो डोनेशन देना चाहता है, वो अलग बात है, लेकिन जो राज्य है, चाहे राज्य में कुछ भी इंक्लूड हो सकता है, जो भी सरकारी चीजें हैं वो सब इंक्लूड हो सकती है, तो वो किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते कि वो उसके लिए टैक्स दे। ठीक है, धर्म यानी कि धर्म के नाम पे कोई टैक्स दे। ऐसे ही आर्टिकल 28 हमारा, आर्टिकल 28 बताता है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, अगर जैसे कि हमारे संस्थान होते हैं,
जो कि प्योर सरकारी होते हैं, जो कि राज्य के थ्रू चलते हैं। कुछ निजी होते हैं जो कि सेमी सरकारी और सेमी प्राइवेट प्राइवेट होते हैं, और अल्पसंख्यक होते हैं। तो उसमें ये कहा गया, अगर शिक्षा है, शिक्षा धर्म की किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में कोई भी शिक्षा दी जा रही है, तो राज्य जो स्कूल चला रहे हैं, जो सरकारी स्कूल चला रहे हैं, उसमें मान्य नहीं होगी। लेकिन जो निजी है तो वो दे सकते हैं, उसमें दी जा सकती है। लेकिन वो जो ये डिपेंड करता है बच्चों पर, अगर वो उसे शिक्षा को लेना चाहे या अगर वो मना कर देता है तो वो बाध्य नहीं है कि उसे वो ले, उस धार्मिक शिक्षा की तो या उस धर्म की उपासना करें। ऐसी अल्पसंख्यक में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। ठीक है। तो कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता दी गई है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि 29-30 में इंक्लूड होता है, जो कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के बारे में बताता है। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि अल्पसंख्यक वर्गों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो अगर आर्टिकल 29 है तो 29, नहीं तो 30। ठीक है। तो आर्टिकल 29 बताता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है। और आर्टिकल 30 बताता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन में अल्पसंख्यकों के वर्गों का अधिकार है। ठीक है। तो हमने यहाँ देख लिए 5 फंडामेंटल राइट जो थे हमारे, वो देख लिए हैं। 29-30 हमने देखा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में। ठीक है। अब आर्टिकल हमारा 31 जो कि संपत्ति का अधिकार था, जैसे कि हमें पता है उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के थ्रू विधिक अधिकार बना दिया गया, तो वो अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा, तो उसे यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और ये जो इंक्लूड किया गया है वो 300A में विधिक अधिकार बना के इंक्लूड किया गया है। ठीक है। तो हम अपना जो छठा जो हमारा फंडामेंटल राइट था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 जो 32 में इंक्लूड होता है। ठीक है। वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। ऐसे ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे आगे ऐसे ही लेक्चर्स लाऊं अदर सब्जेक्ट्स में भी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।